इथले आपल्या गुजरातचे पाहुणे खासदार शक्तिसिंगजी गोहिल जे अध्यक्ष सुद्धा आहेत गुजरात काँग्रेसचे, विरोधी पक्षनेते विधानसभेमधले अमितजी चावडा, आमदार इथे उपस्थित आहेत ज्यांनी अत्यंत सुंदर भाषण इथं केलं आणि काही मागण्या सुद्धा केल्या, असे माजी मंत्री मान्य केसी पाडवीजी, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीजी नाईक, मान्य शिवाजीराव मोगे, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासजी, उपस्थित असलेले सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि एवढ्या हजारोच्या आणि लाखोच्या संख्येनं गावामध्ये सुद्धा भरलेलं आहे गाव पूर्ण नंदुरबार, लोकांनी जागा नाही इतकी परिस्थिती आहे। तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत, खूप अभिनंदन, एवढं सुंदर स्वागत महाराष्ट्रामध्ये आपण सगळ्यांनी केलेलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की आदरणीय इंदिराजी गांधी या पार्लमेंटच्या म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनची सुरुवात नंदुरबार मधून करीत होते आणि आपण अशाच मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असायचे। माननीय राजीवजी गांधी यांनी सुद्धा आपली पार्लमेंटच्या इलेक्शनची सुरुवात ही नंदुरबार मधून केली होती। आदरणीय सोनियाजींनी आधार कार्ड त्याचं ओपनिंग, देशाचं ओपनिंग नंदुरबार मधून केलं होतं आणि आता पुन्हा एक ऐतिहासिक क्षण आपल्या सगळ्यांकरता आहे की आपल्यामध्ये आदरणीय राहुलजी गांधी हे उपस्थित आहे, न्याय यात्रेकरता उपस्थित आहे। एक खूप मोठी परंपरा असणारं नंदुरबार आणि आपण सर्वजण आहात। इथे परंपरा आपल्याला आहे बिरसा मुंडाच्या चळवळीची, आपल्या परंपरा आहे तंट्या भिलाच्या चळवळीची ज्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केलं, खाजा नाईकची तर परंपरा आहे की या सगळ्यांनी स्वातंत्र्याकरता लढाई करणारे आदिवासी म्हणून त्यांचं नाव लौकिक मोठा राहिलेला आहे। 1942 साली ज्या दिवशी महात्मा गांधींनी चले जावची घोषणा केली त्यानंतर आपल्या नंदुरबार शहरामध्ये एक विद्यार्थ्यांनी छोट्या मुलांनी मोर्चा काढला चले जावच्या घोषणा देत आणि त्यावेळेस इंग्रजांनी बळी घेतला तो शिरीष कुमारचा बळी घेतला आणि चळवळीतलं पहिलं बलिदान 42च्या चळवळीचं चले जावच्या चळवळीतलं पहिलं बलिदान हे नंदुरबार मधल्या एका बालकानं दिलेलं आहे, याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। आदरणीय राहुल जी को मैं बताना चाहूंगा कि राहुल जी जब 1942 की चळवळ शुरू हुई थी चले जाओ की, तो पहला बलिदान यहाँ एक 11 वर्ष के बच्चों ने दिया है, शिरीष कुमार ने यहाँ ये यहाँ दिया है, नंदुरबार में दिया है। इसका अभिमान ये सबको अभिमान है। आज अत्यंत महत्वाचा दिवस आपल्या सगळ्यांकरता आहे की राहुलजी आपल्यामध्ये आलेले आहेत। एक अत्यंत तुमच्या सगळ्यांवर खरं म्हणजे तुम्ही सगळेजण काँग्रेस करता कायम ताकद देणारी माणसं राहिलेली आहात। एक परंपरा काँग्रेसची परंपरा नंदुरबारची आपली राहिलेली आहे। पुन्हा एकदा काँग्रेस नंदुरबार मध्ये महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये आणायची आहे। सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा देशाला काँग्रेसचा झेंडा लावायचा ही आपण सगळ्यांनी या निमित्तानं शपथ घेतली पाहिजे, हे या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना सांगेल। मागे राहुलजींनी यात्रा केली 4000 किलोमीटर पेक्षा जादा कन्याकुमारी पासून तर काश्मीर पर्यंत गेले। आता त्यावेळेस पदयात्रा होती, पुन्हा आता ते निघाले आहेत मणिपूर पासून पुन्हा आता मुंबई पर्यंत जाऊन पोहोचतायत। सगळ्या देशामध्ये एक अत्यंत चांगला प्रतिसाद त्यांना मिळतोय, हजारोनं लाखोनं लोक जमतायत आणि त्यांच्याशी संवाद आदरणीय राहुलजी साधतायत आणि सांगतायत की हा देश चाललाय कसा। आज होळीचा सण आहे आणि होळीच्या सणाच्या दिवशी आपण काही इच्छा व्यक्त करतो। पुन्हा या होळीच्या सणाच्या दिवशी आपल्याला इच्छा व्यक्त करायची आहे की या देशामध्ये हुकुमशाही कोणत्या पद्धतीने आली नाही पाहिजे, ही इच्छा आपल्याला व्यक्त करायची आहे। आपली राज्यघटना जी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला मिळाली, त्या राज्यघटनेनं तुम्हाला मताचा अधिकार दिला, गरीबात गरीब माणसाला मताचा अधिकार दिला, म्हणून या गरीब माणसाला किंमत आलेली आहे, त्याला भांडण्याचा अधिकार आलेला आहे। आपल्या करता तो मागण्या करू शकतो, आपले प्रश्न सोडवू शकतो, हे राज्यघटनेनं दिलं आहे। ही राज्यघटना वाचली पाहिजे, तिला धक्का लागला नाही पाहिजे, याची काळजी सुद्धा आपल्या सगळ्यांना घ्यायची आहे। आणि म्हणून आजचा हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस आपल्या सगळ्यांकरता आहे आणि आपण सगळ्यांनी सांगितलं पाहिजे की आम्ही पुन्हा एकदा काँग्रेस हा नारा आपल्या सगळ्यांचा असला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून हा देश शांततेने पुढे गेला पाहिजे, लोकशाहीच्या माध्यमातून गेला पाहिजे आणि आपल्या राज्यघटनेबरोबर गेला पाहिजे, याची सगळी काळजी आपण घेऊया। आदरणीय राहुलजींना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना आजच्या निमित्ताने या निवडणुकीकरता आपल्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत।
त्या मताच्या रूपानं आणि प्रचाराच्या रूपानं आपण सगळ्यांनी द्यावं असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद साहेब. यानंतर आपणा सर्वांमध्ये महाराष्ट्राचे बुलंद नेतृत्व माननीय नानाभाऊ पटोले, मी आपणास विनंती करतो आपण कृपया मार्गदर्शन करावं. राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो. मैं सबसे पहले हमारे योद्धा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते मणिपुर से आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि में जहां शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा रही और हमेशा रहेंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मैं सबसे पहले इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकशाही बचाने के लिए जो दिन रात कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तब मणिपुर से मुंबई ऐसी यात्रा करते करते हमारे सबके लाडले नेता योद्धा राहुल गांधी जी का ये महाराष्ट्र के भूमि में सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं. तालियों से आप उनका स्वागत करिए. इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे राज्य के प्रभारी रमेश चन्नीथला जी, हमारे विधि मंडल के नेता बाला साहब थोराट जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल जी, वहां के हमारे अपोजिशन लीडर अमित चावला जी, हमारे इस यात्रा का जो मार्गदर्शन हम सबको करते हैं, जो जिनके तरफ मीडिया का जो मुखिया है वो हमारे कैप्टन जयराम रमेश जी, यहां पर आपके सबके लाडले नेता केसी पाडवी जी, दूसरे आपके लाडले नेता शिरीष नाइक जी, हमारी बहन प्रतिभा सिंधे जी, हमारी युवाओं की नेतृत्व, महिला की नेतृत्व करने वाली हमारी प्रदेश की कार्याध्यक्षा प्रणीति सिंधे जी, हमारे आदिवासी के अखिल भारतीय आदिवासी विभाग के प्रमुख और राज्य के माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे जी, यहां पर उपस्थित हुए सभी मंच पे बैठे हुए सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के राज्य के प्रमुख, सेल के प्रमुख, हमारे सांसद चंद्रकांत जी हंडोरे, सभी मंच पर बैठे हुए साथी और बड़े पैमाने में यहां पर आई हुए हमारी माता बहना, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और पत्रकार बंधु, मैं शुरुआत में यही कहूंगा कि आज का दिन 12 मार्च है और उस समय अंग्रेज के विरोध में, उनके अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और यह ऐतिहासिक पल है कि ऐसे इस पल में राहुल गांधी जी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में आए, जो देश को बर्बाद करने वाली व्यवस्था जो सत्ता में बैठी है, जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, आदिवासी को वनवासी बनाकर उनकी संस्कृति खत्म करना चाहती है, हमारी महिलाओं को मणिपुर में तो आपने देखा है कि हमारी महिलाओं को उनको जलाया जाता, जिंदा जलाया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती है. केंद्र में बैठी हुई सरकार और मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार वो आंखों में पट्टी बांधकर वहां देख रही है. देश के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है. महिलाओं पे अत्याचार कैसा किया जाता है, महिलाओं का सम्मान
हमेशा हमारे देश ने किया है, लेकिन ये अत्याचारी व्यवस्था जो देश में बैठी है उसका जवाब उनसे लेने के लिए राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हो या सड़क पे हो, वो लड़ाई लड़ते हैं। महाभारत में भी और रामायण में भी दो बातें अपने को आपको सबके सामने आती है। रामायण में सीता जी का अपमान किया गया, महाभारत में द्रौपदी जी का अपमान किया गया। जिन लोगों ने अपमान द्रौपदी जी का किया, सीता माई का किया, वो बर्बाद हुए, वो कभी भी पावर में नहीं आ सके। वैसे ही आज देश की सरकार, मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, राज्य में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, वो हमारे महिलाओं पे बार बार अत्याचार कर रही है। वो हाल, वो हश्र जो कौरव का हुआ था, जो हश्र रावण का हुआ था, वही हश्र बीजेपी का हुए बगैर रहेगा नहीं। ये मैं आदिवासी की भूमि से बात करता हूं। और इसलिए जो होली जलाई गई यहां पर, होली के इसमें जो अभी हमारे केसी जी बता रहे थे कि जो गिरने के बाद उसको एक ही झटके में तोड़ना पड़ता है और तिरछा तोड़ना पड़ता है। केसी तो बोला मैं तो डरता हूं कि नहीं टूटा तो गलत हो जाएगा। राहुल जी ने हाथ में लिया और एक झटके में तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में अब बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो आगाज है, ये तो आगाज है, अभी तो शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में राहुल जी का कदम आने के बाद ये शुरुआत हुई है कि आगाज है, और अब अंजाम कितना अच्छा होगा इसका अंदाज आप बना लीजिएगा। और मैं इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला, कारण की आजचा दिवस यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा जयंतीचा दिवस आहे। म्हणजे इतकं चांगला योगायोग आमचे योद्धा राहुल गांधीजी आमच्या महाराष्ट्रात आल्यानंतर ज्यांनी या राज्याचं मंगल कलश ज्यांनी ठेवलं, त्या यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंतीचा दिवस आजचा आहे। आणि अशा या चांगल्या दिवशी महाराष्ट्र सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या ओबीसी असेल, आदिवासी असेल, शेड्यूल कास्ट असेल, अल्पसंख्याक असेल, शोषित पीडित समाज असेल, त्यांना न्याय देण्यासाठी तुमच्या पाठीशी राहुल गांधी उभे आहेत हे सांगण्यासाठी या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहुल गांधीजी आज आलेले आहेत। आणि महाराष्ट्राचा मंगल कलश यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी ज्या पद्धतीनं उभा केला, महाराष्ट्र प्रगतीकडे नेलं काँग्रेसच्या राजवाटीत, आज जे लोक सत्तेमध्ये महाराष्ट्राच्या आहेत ते त्यांचा आका दिल्लीत बसलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये राजकारणाचं पूर्ण वाटोळ करण्याचं काम खोक्याचं सरकार असेल। सांगायचं प्रधानमंत्र्यांनी भोपाळमध्ये भाषण करायचं कि इरिगेशन विभाग में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, एनसीपी ये पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी है। आणि 8 दिवसात तो भ्रष्ट माणूस कोणाच्या मांडीला मांडून बसला, आणि त्यांच्या मांडीला लावून, म्हणजे हे भ्रष्टाचारी सरकार राज्यात, त्याचप्रमाणे राज्याचा मुख्यमंत्री तोच खोका आणि बोका। आणि त्याच्यामुळे ही जी काही परिस्थिती आज महाराष्ट्रात बनलेली आहे, आपल्या लक्षात असेल की महाराष्ट्राचा शेतकरी हा प्रगतिशील होता। महाराष्ट्र में राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या आज हो रही है, केंद्र की गलत नीतियों का वजह, और राज्य की ये जो सरकार है किसानों के साथ नहीं है, किसान आत्महत्या करे ये व्यवस्था महाराष्ट्र में बना के रखी है। और ये किसान विरोधी सरकार केंद्र की हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या राज्य की भाजपा प्रणीत सरकार हो, ये किसान विरोधी है। बेरोजगारों को तो बेहाल है। जैसे भी आपको मैं राहुल जी कहना चाहूंगा कि आप यूपी में भी थे, यूपी में जैसे व्यापन घोटाला जैसे पेपर लीक करने की जो मामला है वो महाराष्ट्र में भी है। यहां पर हमारे पढ़े हुए लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप बड़े परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगेंगी, लेकिन यहां पे जब ऑनलाइन 1000 रुपया देना पड़ता है, एक पेपर का 1000 रुपया, और जाके जब वो परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में भी गैया जहां पे बांधते हैं वहां पर परीक्षा केंद्र होते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य को इनने
व्यापम घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला ये महाराष्ट्र में किया। हमारे युवाओं के परिश्रम को एक प्रकार को उनको खत्म करने का काम ये राज्य के बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है। ना युवा हमारे यहाँ पे खुश है, ना किसान खुश है। महंगाई के मारे तो सब लोग बर्बाद हो चुके हैं। और ऐसे समय में आपसे उम्मीद हमारी सबकी है कि आपके नेतृत्व में देश की सरकार बने और जो अत्याचारी व्यवस्था देश में बनी हुई है, इस सरकार को हमेशा के लिए सत्ता के बाहर करने के लिए आपके साथ यह आए हुए लोग यहाँ पे खड़े हैं। और मैं इसलिए आप लोगों का बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बड़े धूप में आप राहुल जी को आशीर्वाद देने यहां पर आए। जिस प्रामाणिकता से, समर्पण से राहुल गांधी जी मणिपुर से, मैं खुद मणिपुर गया था जब यात्रा की शुरुआत हुई। मणिपुर में वहां तो कई बातें सुनने मिलती है, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, लेकिन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को उसकी चिंता नहीं। हर दिन एक महिलाओं को चौक में ऐसा फांसी लगाया जाता है, उसको निवस्त्र किया जाता है, सरकार कुछ नहीं बोलती। वहां ना मणिपुर में वो भी आदिवासी महिला है। तो ऐसे समय में पूरे देश में तबाही बचा के रखी है बीजेपी ने, और उससे बचाने का काम, हम सब लोगों को बचाने का काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते। और वो, क्योंकि मैं आप लोगों को, बीजेपी वाले कहते हैं बार बार राहुल जी को कि ये पदयात्रा से क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम भी हो, वो भी वनवास में 14 साल थे, उनको भी पैदल ही चलना पड़ा था। तथागत गौतम बुद्ध भी हो, उनको भी पूरे देश में भ्रमण करते समय में पैदल ही घूमना पड़ा। हमारे जो साधु संत है, नकली नहीं, नकली भी आजकल भगवा कपड़ा पहन ले तो साधु बन जाता है। रावण भी वैसा था, एक थोड़ी देर के लिए भगवा पहना था। लेकिन जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो ऋषि मुनि लोगों ने भी पूरे देश में पद यात्रा की थी और लोगों की भावनाओं को समझे। हमारा देश कैसा अच्छा बने, लोगों की भावनाओं को समझकर उस तरह की नींव उन लोगों ने रखी थी। लेकिन गलती से ये लोग आए, धर्म के आधार पर लोगों को बिखराया और उसके आधार पर ये लोग सत्ता में बैठे और हमारे देश की धरोहर को खत्म करने का पाप इन लोगों ने किया है। और राहुल जी, आप ही बचा सकते हो इस देश को, और इसलिए ये लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं, ये हमारा नंदुरबार है राहुल जी, यहाँ का सांसद जब भी कांग्रेस पार्टी का पंजे पे चुन के आया तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी है। और मैं आपसे वादा करता हूं राहुल जी, मैं करूं वादा राहुल जी से, कांग्रेस का सांसद यहां से चुन के देंगे ना आप, तो राहुल जी यहां का सांसद कांग्रेस का चुन के जाने के बाद केंद्र में सरकार भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनेगी। मैं आपसे अभी से वादा करता हूं। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपको सुनने के लिए आए। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय आदिवासी, जय आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा के। धन्यवाद नाना भाऊ। यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे प्रभारी माननीय रमेश जी, मैं इन शब्दों के साथ राहुल जी को यहाँ पर निमंत्रण दे रहा हूं कि वो खुलूस मोहब्बत करके चलता है, कि वो खुलूस मोहब्बत करके चलता है, वो सबको गले लगा के चलता है, कि उसके बड़प्पन का अंदाज बयां करे तो कैसे, कि वो आजमा है फिर भी सर झुका के चलता है, फिर भी सर झुका के चलता है। चेनेथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, जयराम रमेश जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, प्रणिति शिंदे जी, शिवाजी राव मोगे जी, केसी पाडवी जी, श्रीश नायक जी, बीवी श्रीनिवास जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता
भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपकी जो होली है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो, वनवासी हो, तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी और आदिवासी में फर्क यह है कि आदिवासी शब्द के साथ जमीन, जल और जंगल का अधिकार जुड़ा हुआ है। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बीजेपी आपको वनवासी कहती है और हम आपको आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को आइडेंटिटी मिलती है, देश को पता लगता है ये है कौन, उसको हमने यहां लागू क्यों किया? आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में क्यों लागू किया? क्योंकि हम आपको मैसेज देना चाहते थे कि आप इस देश के ओरिजिनल मालिक हो और ये जल, जंगल और जमीन ये आपका था और आपसे ये लिया गया। और अगर ये आपका था तो जमीन पर, जल पर और जंगल पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब एक बार हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाए तो फिर आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी आपसे कहती है आप वनवासी हो, कहती है ना, और फिर जंगल को, वन को खत्म करती रहती है, अदानी को देती जाती है।
आस्ते आस्ते सारा का सारा जल जंगल जमीन जो है वो अदानी जैसे अरबपतियों को चला जाएगा और फिर बीजेपी आपको कहेगी भैया आप वनवासी हो, वन तो रहा ही नहीं, तो अब जाके सड़क पे आप लोग भीख मांगो, मजदूरी करो। देश आपका नहीं है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? आप जानते हो? कोई बता सकता है मुझे? बोलो बोलो ना। कितना? 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का। अब मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया आपका माफ किया है? आदिवासी किसानों का 1 रुपया माफ किया? मजदूरों का 1 रुपया माफ किया? किसी आदिवासी युवा जिसने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए लोन लिया उसका कर्जा माफ किया? नहीं। मगर जिनको कर्जा माफी की जरूरत नहीं है उनका 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा नंबर है, समझ ही नहीं आता। आपको हमें समझ नहीं आएगा, अदानी को 1 सेकंड में समझ आ जाएगा 16 लाख करोड़ इतना होता है, मगर नॉर्मल आदमी को नहीं आता। तो मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा इनका कर्जा माफ किया है। अगर आप हिंदुस्तान का पूरा मनरेगा का पैसा साल का जोड़ें तो 65,000 करोड़ रुपए बनता है। 24 साल का पैसा इन्होंने 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। 24 साल मनरेगा का पैसा माफ किया है 20-25 लोगों का। 22 लोग हैं हिंदुस्तान में, उनमें से अदानी है, अंबानी है, नाम आप जानते हो। उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग, सिर्फ 22 लोग। उनके पास एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल फोन, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारा का सारा हिंदुस्तान उनके हाथों में, 22 लोगों के हाथों में। उनका कर्जा माफ होता है, सब कुछ उनके लिए किया जाता है, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है बताओ? कितना? 8%। तो सवाल भागीदारी का है और कोई सवाल नहीं है। आपकी आबादी 8%, क्या आपकी भागीदारी 8% है? मैं आपको बताता हूं आपकी भागीदारी के बारे में। ये मीडिया वाले बैठे हैं, कैमरा लिए। मोदी मीडिया, अदानी मीडिया,
अच्छा, ये जो है रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको सैलरी से बांध रखा है। अगर इन्होंने कुछ कहा तो उठा के आउट कर देंगे। आप हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिकों की लिस्ट निकालिए, 30-40 होंगे, और फिर बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकालिए, बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालिए। आपने चेहरे देखे हैं, कभी आपने मीडिया में, टीवी पे कोई आदिवासी जर्नलिस्ट देखा है? मीडिया के मालिकों के लिस्ट में कोई आदिवासी है? तो मीडिया में आप नहीं हो। मीडिया में आपकी 0% भागीदारी, एक आदमी नहीं आपका। आपकी जमीन का मुद्दा, जल का मुद्दा, जंगल का मुद्दा मीडिया में आपको नहीं दिख सकता। सोशल मीडिया में बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया, आपने देखा होगा, देखा? मैंने देखा। सोशल मीडिया पे आएगा, मीडिया पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप कहोगे भैया मीडिया में हम नहीं चाहते भागीदारी। मैं कहता हूं होनी चाहिए। शायद आप कहो नहीं, हमें नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो ठीक है, मीडिया से हटकर बात करते हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आदिवासी कितने? एक नहीं है आपका। ना किसी बड़ी कंपनी में, ना सीनियर मैनेजमेंट में। अदानी की कंपनी में एक नहीं मिलेगा। तो आप मीडिया में नहीं हो, आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में नहीं हो। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान का पूरा बजट ये बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, डिफेंस में कितना जाता है, 90 लोग बांटते हैं। दिल्ली में आईएएस अफसर हैं, 90 में से आदिवासी कितने? बताओ। एक। 90 में से एक आदिवासी है, उसको भी कोने में बैठा रखा है, पीछे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपका ट्राइबल प्लान उठा के ले गए, दलितों का प्लान उठा के ले गए। जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी मैं गुजरात से आया। गुजरात की 25% जमीन, पूरे गुजरात की 25% जमीन अक्वायर कर ली। अक्वायर कहां से हुई? किसकी जमीन अक्वायर हुई? आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। जहां भी देखो अक्वायर होगी तो आदिवासी की जमीन जाएगी।
पानी जाएगा तो आदिवासी का पानी जाएगा, जल जाएगा तो आपका जल जाएगा, जंगल जाएगा तो आपका जाएगा, जमीन जाएगी तो आपकी जाएगी। आपसे कहते हैं विकास हो रहा है, किसका विकास? कैसा विकास? आपकी भागीदारी तो है ही नहीं। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। मालिकों में आपको एक नहीं मिलेगा। 8% आबादी है। तो ये हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने न्याय यात्रा की है। और ये सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ हो रहा है। आप 8% हो, दलित 15% हैं, पिछड़े 50% है, सबके साथ ये हो रहा है। आपके साथ ज्यादा हो रहा है, दलित भाइयों के साथ ज्यादा हो रहा है, मगर सबके साथ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 2 काम करने हैं। सबसे पहले सबकी गिनती करनी है इस देश में किस वर्ग के कितने लोग हैं। आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, वो 8% है, मगर उसका पक्का पता लगाना है। 8% है, 10% है, 12 है, कितने हैं, तो सबकी सबसे पहले गिनती करनी है। उसके बाद गिनती करने के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे, यह पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है, और यह कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है, और जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ, कहता नहीं कहता है? हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को चोट लगी है, सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है। यही है जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। दूसरा वायदा हमने किया, किसानों को लीगल एमएसपी, कानूनी एमएसपी, कम से कम दाम गारंटी करके कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया, और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे,
जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिकरण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा, और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तीसरा काम, शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, उसे हम 6 शेड्यूल में डाल देंगे। मतलब सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे वो आदिवासी लोग लेंगे और कोई नहीं लेगा। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगल में उगता है, उसके लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। और आखिरी काम, जो पैसा कानून है, उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखा देंगे। ये 5 काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। आखिरी बात जो आपने यहां बोली, जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है, जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए, और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और अगर प्रयोग नहीं होगा, अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। मगर सबसे बड़ा मुद्दा भागीदारी का है, और हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपकी आबादी 8% है, आपका जल है, आपका जंगल है, आपकी जमीन है, उसकी रक्षा होगी, और जो आपका हक बनता है वो हम आपको दे के दिखाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, एक बार फिर मैं आपको होली की बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद राहुल जी। यानंतर मी